वेलकम बैक एवरीवन। अब हम लोग करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेकंड टॉपिक, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। ठीक है, तो ये ना बस एक शॉर्ट समरी टाइप होने वाला है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसडीएलसी मॉडल्स हैं। तो हम उन सारे मॉडल्स को ओवरव्यू देखेंगे एक बार में, ताकि आपके जो भी कन्फ्यूज़न होंगे वो दूर हो जाएगा, और जब भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको भी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ एसडीएलसी। तो एसडीएलसी मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो वो किन किन फेजेस से होकर गुजरता है, कि उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो इसमें सबसे पहला फेज़ होता है दैट इज़ प्लानिंग। पहले प्लान करते हैं, यानी कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग आता है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस आता है, फिजिबिलिटी टेस्ट आता है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्लानिंग के अंदर करते हैं, कि हमें समझ में आ जाए कि हमें बनाना है तो उसको किस तरीके से बनाना है। फिर होता है डिफाइनिंग, यानी हमने जो भी अभी रिक्वायरमेंट को गैदर किया है उसको डॉक्यूमेंट करने का काम करोगे, यानी यहाँ पे एसआरएस फॉर्मेशन आएगा। ठीक, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आप पहले यहाँ पर फॉर्म करोगे, यानी अपनी सारी की सारी प्लानिंग को डिफाइन करोगे। इसके बाद आता है डिज़ाइनिंग, यानी एक बार आपका रिक्वायरमेंट तय हो गया, रिक्वायरमेंट लिख लिया, तो उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हो कि आखिर उसका दिखता कैसा है, फ्रंट एंड कैसा दिखेगा, बैक एंड कैसा दिखेगा, आर्किटेक्चर कैसा होगा, इसके बारे में यहाँ पे डिज़ाइनिंग फेज़ में आएगा। देन आता है हमारे पास बिल्डिंग पार्ट, यानी कि इसमें एक्चुअल कोड करते हो आप। ठीक, यानी कि अब आप लोग एसडीएलसी में सॉफ्टवेयर के बारे में कोडिंग पार्ट पे आ गए। एक बार कोड कर दिया तो यहाँ पर टेस्टिंग होगी कि आपका कोड सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टेस्टिंग में दो तरीके की टेस्टिंग होती है हमारी, एक होती है यूनिट टेस्टिंग, एक होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक, यूनिट टेस्टिंग मतलब होता है कि मान लो तुमने कोई मॉड्यूल बनाया और एट अ टाइम कोई डेटा डाल के चेक कर लिया कि भाई सही काम कर रहा है कि नहीं। तो तुमने जब मॉड्यूल बना रहे थे उसी टाइम पे चेक कर लिया डेवलपर ने बनाते ही, तो वो यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है जब आपके एक सॉफ्टवेयर के मल्टीपल मॉड्यूल्स मिल गए, आप उन सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर चुके हो और फिर अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हो कि सारे मॉड्यूल्स आपस में कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, सही फंक्शनिंग है कि नहीं है। तो दैट टेस्टिंग इज़ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद आता है हमारा डिप्लॉयमेंट फेज़, कि अब तुम श्योर हो गए हो कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर बन चुका है, टेस्टिंग में पास हो गया, तो फिर अब इसे डिप्लॉय कर देते हैं, यानी अब सॉफ्ट सर्वर पे होस्ट करके हम लोग भेज सकते हैं यूज़र के पास, यानी अब क्लाइंट इसको यूज़ कर सकता है। ये बात समझ में आई। ये ओवरऑल ओवरव्यू था हमारे पास एसडीएलसी का। एसडीएलसी यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसके ऊपर इंडिविजुअल एक सवाल आने के चांसेस होते हैं, तो ये आपको आना चाहिए, व्हाट इज़ एसडीएलसी एंड इट्स डिफरेंट फेजेस। तो उसमें आपको ये डायग्राम बनाकर समझाना होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक था कि एसडीएलसी के मॉडल जो हैं डिफरेंट डिफरेंट, लाइक वाटरफॉल मॉडल, रैड मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल, अजाइल, आइट्रेटिव मॉडल। इस तरीके हमारे पास कई सारे मॉडल्स हैं। तो हमारे सिलेबस में क्या है ना कि इनमें से कुछ मॉडल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन है और हमें समझना है कि वो मॉडल कैसे काम करता है एसडीएलसी में। यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स सोचे गए हैं कि इस तरीके से बनाया जा सकता है, कैसा मेथडोलॉजी दिया गया है। ठीक है, एज सच क्योंकि फिजिकल मॉडल नहीं होगा तुम बना के दिखा दो, ये ना बस आइडियोलॉजी है, ये एक मेथडोलॉजी है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, इस तरीके से काम करोगे तो हमारा मॉडल बन जाएगा, यानी इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले बारी आती है वाटरफॉल मॉडल की। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। आर फर्स्ट मॉडल इज़ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। ठीक, तो वाटरफॉल मॉडल की अगर बात करी जाए तो वाटरफॉल मॉडल कैन बी कंसीडर्ड एज बेसिक मॉडल एंड ऑल अदर लाइफ साइकिल मॉडल्स आर बेस्ड ऑन दिस मॉडल। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमारा क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है ये बेसिक मॉडल है। इसको हम लोग बेसिक कहते हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे जो लाइफ साइकिल के मॉडल्स हैं ना वो इसी पर बेस्ड हैं। अगर वाटरफॉल नहीं होता तो बाकी सारे नहीं बन पाते। वाटरफॉल को पहले बनाया गया, वाटरफॉल की सारी कमियों को दूर किया है बाकी सारे फेजेस ने। क्लियर? इट इज़ द आइडियल मॉडल। हमारा वाटरफॉल मॉडल ही आइडियल मॉडल होता है। हाउएवर द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ये है एक थोड़ी सी हमारे लिए ड्रॉबैक की बात, क्यों हमें दूसरे मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम लोग प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं ना तो उसमें हमारे लिए वाटरफॉल मॉडल हेल्प नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा वहाँ भी समझ में आ जाएगा तुम्हारे। ठीक, सिंस दिस मॉडल डज नॉट सपोर्ट एनी मैकेनिज्म टू करेक्ट द एरर दैट आर कमिटेड ड्यूरिंग एनी फेज बट डिटेक्टर इन लेटर फेज। यानी मान लो कि यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल का नाम वाटरफॉल ही क्यों रखा गया है, पहले ये समझ लो। वाटरफॉल लाइक वाटर अगर आपके टॉप से डाउन की ओर फॉल हो रहा है तो आप कभी भी नीचे से पानी ऊपर नहीं चढ़ा पाओगे विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट। बाहर से बिना सपोर्ट किए अपने आप ये नहीं हो पाएगा। तो वाटरफॉल मॉडल भी कुछ ऐसा ही कहता है कि स्टेप बाय स्टेप काम होगा। सबसे पहले तुम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लो पूरे तरीके से, कंप्लीट रिक्वायरमेंट, इसके बाद ही अगले फेज़ में जाना, क्योंकि रिटर्न रास्ता नहीं है, यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर अगले स्टेप में चले गए तो अगले स्टेज से तुम नीचे ही जाओगे, ऊपर नहीं आ पाओगे। ठीक, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि मान लो रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लिया, फिर तुमने डिज़ाइनिंग फेज़ को अपना एसआरएस बनाकर दे दिया डॉक्यूमेंट करके।
अब डिज़ाइनिंग वाले को पता चला कि तुम्हारे एसआरएस में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो तुम वापस से बैक ट्रैक नहीं कर सकते। यानी अगर वहाँ पे कुछ एरर आता है जो कि किसी भी एक फेज़ में कमिट कर दिया गया और बाद में डिटेक्ट किया गया है, तो इसको ठीक करने के लिए कोई भी सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है। एंड दैट इज़ वाई वाटरफॉल मॉडल हैज़ नो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट डेवलपमेंट यूज्ड। ठीक है, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकली कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम बाय इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इसके बाद आया हमारा इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, जिसकी मदद से ये प्रॉब्लम दूर हुआ, जिसके अंदर इंक्लूजन फीडबैक पाथ हमने एक पाथ किया। यानी कि हम कह रहे हैं यहाँ से फीडबैक भी होना चाहिए, हर एक स्टेज पे फीडबैक का ऑप्शन होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन दे दिया जाए तो उस मॉडल को कहा जाता है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। क्लियर है? क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल समझ में आया क्या होता है? इसमें भी वही सारे SDLC के फेजेस आएंगे। रिक्वायरमेंट होगा, डिज़ाइन होगा, डेवलपमेंट होगा, टेस्टिंग, देन डिप्लॉयमेंट एंड लास्ट में मेंटेनेंस, जिसमें हम लोग मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर को, उसको अपडेट्स देना, उसके अंदर कुछ बग आते हैं उसको ठीक करना। क्लियर है? तो अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है? इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। ठीक, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो हमारा नेक्स्ट है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इस मॉडल की बात करी जाए, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इज़ प्रोबेबली द मोस्ट यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। हमारा ये मॉडल जो है ये मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। ऐसा क्यों? दिस मॉडल इज़ सिंपल टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मॉडल सिंपल टू यूज़ है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है। इस कारण से हम इस मॉडल को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बट दिस मॉडल इज़ सुटेबल ओनली फॉर वेल अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स। यानी अगर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में तुम्हें हर एक चीज़, हर आउटकम पहले से पता है, तभी इस मॉडल को यूज़ करने का फ़ायदा है। अगर कोई लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अननोन फैक्टर्स भी होंगे, बाद में आपको डिस्कवर होगा, उसमें आप लोग इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट्स दैट सफ़र फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ रिस्क, यानी अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे रिस्क आने के चांसेस हैं, वहाँ पर भी आप लोग इस मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इस मॉडल का यूज़ कहाँ होगा? फॉर वेल नोन प्रॉब्लम्स या फिर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए। बड़े प्रोजेक्ट्स पे ये काम नहीं करेगा। क्लियर है? इसमें भी वही सारे के सारे फेजेस आएंगे। प्लान करोगे रिक्वायरमेंट्स को, एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग पार्ट आएगा, देन इम्प्लीमेंट और कोडिंग पार्ट आएगा, डिप्लॉयमेंट करके आप लोग क्लाइंट के पास पहुंचा दोगे। टेस्टिंग पार्ट यहाँ पर जो अलग से बताई जा रही है कि टेस्ट किया, इवोल्यूशन, मतलब कि अगर कोई टेस्ट करने के बाद कुछ अपडेशन की ज़रूरत है तो अपडेट कर देना, और ये इटरेटिव मॉडल चलता रहेगा। ठीक है? तो ये सिंपल एक बात बताता है। अगर इसी मॉडल को इस फ्लो चार्ट से ना समझ के ऐसा समझ लो, अगर हमारे वाटरफॉल मॉडल के जैसे ही, तो बस इसके अंदर आप कर क्या रहे हो? हर एक स्टेप से एक पीछे जाने का रास्ता दे रहे हो। अगर डेवलपमेंट पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिज़ाइनिंग वाले से बात कर सकते हो, डिज़ाइनिंग को प्रॉब्लम है या अपने ऊपर वाले से बात कर सकता है। तो जब हम लोग फीडबैक का एक ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं, ये फीडबैक अगर हम पाथ प्रोवाइड कर देते हैं, तो हम लोग कहते हैं इसे इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो हमने अभी तक दो मॉडल कर लिए, वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ठीक, what is prototyping? The prototyping model is suitable for projects which either the customer requirement or the technical solutions are not well understood। यानी अगर मान लो कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आपका जो कस्टमर है वो आपको सही से बता नहीं पा रहा है कि उसे क्या चाहिए, वो उससे एक्चुअल में सॉफ्टवेयर कैसा बनवाना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे या फिर मान लो जो टेक्निकल आपका जो बंदा बैठा है वो उसका सोल्यूशन सही से नहीं निकाल पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर कस्टमर को किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल। क्लियर है? तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर हम लोग सिंपल सा एक प्रोटोटाइप बना करके चेक करवाते हैं। कस्टमर को अगर पसंद आता है कि हाँ कुछ ऐसा ही बनाना था, तो हम लोग उसे फाइनल डेवलपमेंट फेज़ में भेज कर डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है? दिस रिस्क मस्ट बी आइडेंटिफाइड बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट। यानी कि आपको ये चीज़ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि आपके पास सचमुच में सारा का सारा नॉलेज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको प्रोटोटाइपिंग मॉडल की तरफ स्विच करना चाहिए, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत मत करो, आप प्रोटोटाइप बनाकर दिखाओ कस्टमर को। अगर कस्टमर को समझ में आता है तो ही आप उसको आगे डेवलपमेंट फेज़ में भेजना। दिस मॉडल इज स्पेशली पॉपुलर फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूज़र इंटरफेस पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। यूज़र इंटरफेस पार्ट यानी फ्रंट एंड पार्ट को ही बनाने के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर इंसान को ना पता हो कि मेरा वेबसाइट कैसा दिखना चाहिए, तो हम लोग उसको प्रोटोटाइप बनाकर दिखाते हैं। कुछ ऐसा वेबसाइट दिखाना चाहते हो या फिर कुछ ऐसा या कुछ ऐसा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो वेबसाइट उसे पसंद आता है, जो उसे यूज़र फेस पसंद आता है, वही यूज़र फेस वो पिक कर लेता है। अगर इसको फ्लो चार्ट से समझो तो ऐसा होगा, आपने इनिशियल रिक्वायरमेंट लिया, उससे बेसिक जितना आप समझ पाए थे उसके बेसिस पे डिज़ाइन करोगे, प्रोटोटाइप बनाओगे, कस्टमर को दिखाओगे।
अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया तो उसको वापस से रिव्यू करोगे और अपडेट करोगे, फिर डिज़ाइन करोगे, प्रोटोटाइप बनाओगे, कस्टमर को दिखाओगे। अगर कस्टमर को पसंद आ गया तो बस उसको डेवलपमेंट में भेजोगे, टेस्ट करोगे और उसको मेंटेनेंस फेज़ में लगा दोगे, यानी कि तुम्हारा अब सॉफ्टवेयर रेडी हो गया। समझ में? प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल, यानी इंक्रीमेंटल मॉडल भी हम लोग कहते हैं इसे। तो इवोल्यूशनरी मॉडल का क्या खेल है? इवोल्यूशनरी मॉडल इज सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, यानी कोई अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर हम लोग इवोल्यूशनरी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अब सोचो, मेरे को मान लो फेसबुक बनाना है, तो फेसबुक ना ओवरनाइट नहीं बना है, यानी कि उसमें पहले एक सॉफ्टवेयर बना, फिर उसके कुछ अपडेट्स आए हैं, सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन, फोर्थ वर्जन, इस तरीके से वर्जन आते आते अभी एक हमारे पास फेसबुक है और आने वाले टाइम में इसके और अपडेट्स आएंगे। यानी कि हमें अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, लार्ज प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो हम लोग इवोल्यूशनरी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? इवोल्यूशनरी मॉडल which can be decomposed into set of modules for incremental development and delivery, यानी कि आपने इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट डिलीवरी के लिए एक एक मॉड्यूल उठाया, उसका वर्जन 1 रेडी किया, बना दिया, इसको डिप्लॉय करके कस्टमर को दे दिया यूज़ करने के लिए। फिर उसके अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड किए, वर्जन 2 उसका लॉन्च कर दिया, फिर कुछ और नए फीचर्स ऐड करके वर्जन 3 लॉन्च कर दिया। इस तरीके से मॉड्यूल बाई मॉड्यूल उसके अंदर इंटीग्रेट करके आपने इवोल्यूशनरी मॉडल का इस्तेमाल किया। दिस मॉडल इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी जब भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करना होता है वहाँ पर ज़्यादातर इवोल्यूशनरी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। दिस मॉडल इज़ यूज्ड इफ़ इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ द सिस्टम इज़ एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर। अगर कस्टमर रेडी है कि हाँ भाई मेरे को ना टाइम नहीं है कि आप 1 साल बाद मेरे को सॉफ्टवेयर बना के दो, मेरे को फटाफट से एक सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी मैंने उसको एक छोटा सा ना वर्जन 1 बना करके दे दिया कि लो इसको यूज़ करूँ। फिर आफ्टर सम टाइम मैंने उसमें कुछ नई फीचर्स ऐड किए, उसको वर्जन 2 बना करके बोला कि लो अब ये वाला फीचर भी ऐड हो गया, फिर मैंने उसको वर्जन 3 बना दिया। तो इस तरीके से इंक्रीमेंटल डिलीवरी करके मैं उसको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आफ्टर एंड मैं उसको कंप्लीट करके दे दूंगा कि हाँ भाई अब आपका पूरा प्रोजेक्ट हो गया है, जो जो रिक्वायरमेंट आपने बताई थी वो सब कुछ आपको मिल गया है। समझ में? एवोल्यूशनरी मॉडल भी क्लियर है। लास्ट हमारे पास अब है स्पाइरल मॉडल और फिर एक अजाइल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो स्पाइरल मॉडल क्या कहता है? स्पाइरल मॉडल इज़ कंसीडर्ड एज मेटा मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। स्पाइरल मॉडल इज़ कंसीडर्ड एज मेटा मॉडल एज इट इंक्लूड ऑल लाइफ साइकिल मॉडल्स, यानी आपको इस मॉडल के अंदर सारे के सारे लाइफ साइकिल मॉडल मिल जाएंगे जितने अभी अपने इसके ऊपर पढ़कर आए हो। ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्क हैंडलिंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्क हैंडलिंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मॉडल। इस मॉडल के अंदर पहली बार एक टर्म आ रहा है दैट इज़ रिस्क हैंडलिंग, इससे पहले रिस्क हैंडलिंग वर्ड नहीं आ रहा था। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने का भी काम करता है ये हमारा स्पाइरल मॉडल, यानी कि हम लोग चाहें तो इसमें कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास रिस्क हैंडलिंग, कि ये पहला मॉडल है जो रिस्क हैंडलिंग प्रोवाइड करा रहा था। द स्पाइरल मॉडल इज सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकली चैलेंजिंग एंड लार्जर प्रोजेक्ट्स, यानी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं जो टेक्निकली चैलेंज कर रहे हैं, हमें कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम करना है जो अभी टेक्नोलॉजी नई नई आई है, या फिर कोई लार्ज प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है और अननोन रिस्क है भी बहुत सारा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? बट दिस मॉडल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन अदर मॉडल्स, तो इट्स ऑब्वियस कि अगर ये बाकी सारे मॉडल से कॉम्प्लेक्स है तभी ये उन लोगों से बेहतर भी है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क हैंडलिंग भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको मेटा मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे मॉडल्स इंक्लूडेड हैं। कैसे? इसके हम लोगों ने क्या किया, स्पाइरल मॉडल में हर एक स्पाइरल को या फिर हर एक लूप को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें हम लोग फर्स्ट फेज़ को कहते हैं प्लानिंग फेज़, जिसमें आप किसी एक मॉड्यूल को पिक करो, उस मॉड्यूल के बारे में रिक्वायरमेंट गैदरिंग करो, यानी कि उसके प्लानिंग का हिस्सा आ जाएगा। फिर उसको प्लान कर लेने के बाद आप उस प्लान के ऊपर रिस्क एनालिसिस करो। अगर रिस्क एनालिसिस करोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उसके लिए क्या क्या रिमीडियल एक्शन आप लोग लोगे। फिर उसके बाद प्रोटोटाइप मॉडल, प्रोटोटाइपिंग अभी देखा था, प्रोटोटाइप इटरेटिव मॉडल के बाद हमारा, तो प्रोटोटाइप मॉडल की मदद से आप लोग अपना फॉर्म करो, यहाँ पर एक मॉड्यूल रेडी करो और कस्टमर से रिव्यू लो, फिर रिस्क एनालिसिस करो, एंड देन जैसे ही प्रोटोटाइप आपका तय हो जाए, आपका फिक्स हो गया कि हाँ भाई कुछ ऐसा बनाना है, फिर आप कोड करो, टेस्टिंग करो और प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करो, यानी बन जाने के बाद उस प्रोजेक्ट को वापस से रिव्यू करा के उसमें कुछ और अपडेशन की ज़रूरत है तो वापस से उसको अपडेट करो। ठीक है, इस तरीके से हमारे स्पाइरल मॉडल वर्क करते हैं। एंड आवर लास्ट इज अजाइल मॉडल। ठीक, अजाइल मॉडल जो है, अजाइल मॉडल वाज डिज़ाइंड इनकॉर्पोरेट चेंज रिक्वेस्ट क्विकली, यानी इनकॉर्पोरेट चेंजेस के लिए जल्दी से ये हमारे चेंजेस को हम लोग अप्लाई कर सकें, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अजाइल मॉडल को। इन दिस मॉडल
रिक्वायरमेंट्स आर डिकम्पोज्ड इनटू स्मॉलर पार्ट्स दैट कैन बी इंक्रीमेंटली डेवलप्ड। ठीक, इसका क्या मतलब होता है, इस मॉडल को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर है। ठीक, सपोज ऐसा हमारे पास एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर है, आपने क्या किया, इसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिकम्पोज किया। अभी तुम्हें नहीं पता कि क्या क्या इसमें फैक्टर्स आने वाले, तुमने ऐसे छोटे छोटे चंक्स में इसको डिवाइड किया कि भाई कुछ ऐसा मैं डिवाइड कर देता हूँ। इसके बाद तुम क्या करोगे, इसके अंदर एक छोटा छोटा मॉड्यूल पिक करोगे, छोटे छोटे से मॉड्यूल्स, और उसके ऊपर काम करके अपना डेवलपमेंट शुरू कर दोगे। समझ में आ रहा है, यानी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की बात चलती है। तो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ना, इसके लिए हमारे पास अगेन अजाइल मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो आइडियोलॉजी होते हैं, एक होता है स्क्रम और एक होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो इन दोनों की मदद से, ये दोनों मेथडोलॉजी हैं, ये दोनों अपने अपने एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं, इनकी मदद से अजाइल मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस मेथडोलॉजी को भी अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज़ हैं। क्लियर है, आगे देखिए। बट द मेन प्रिंसिपल ऑफ अजाइल मॉडल इज़ टू डिलीवर एन इंक्रीमेंट टू द कस्टमर आफ्टर ईच टाइम बॉक्स, यानी हर एक टाइम इंटरवल के बाद, उसको पता है कि हर एक महीने अपडेट आने वाला है या फिर हर कुछ हफ्तों के बाद कुछ अपडेट आएगा। तो इस तरीके से अजाइल मॉडल का मेन प्रिंसिपल यही है कि हम लोग कस्टमर को ना हर एक टाइम बॉक्स के बाद उसको इंक्रीमेंट डिलीवर कर सके, यानी उसे एक नया अपडेट हम लोग दे सके। तो उसके लिए स्प्रिंट्स में हम लोग काम करेंगे कि एक टाइम इंटरवल देंगे, उतने से टाइम इंटरवल में एक मॉड्यूल रेडी हो जाना चाहिए। तो इसी मॉड्यूल पे अभी का हमारा जितना भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो आईटी इंडस्ट्री है, वो अजाइल मॉडल पर ही वर्क कर रही है। अगर आप ध्यान से सोचो तो आपके पास एक डेडलाइन होता है, तब तक हमारा सॉफ्टवेयर बन जाना चाहिए। क्लियर है, द एंड डेट ऑफ द आइट्रेशन इज़ फिक्स्ड, यानी कि आपका जो आइट्रेटिव, इसमें जो आइट्रेशन चल रहा है एक पूरा, उसका एंड टाइम फिक्स्ड है। आपको पता है कि एक मॉड्यूल मेरे इतने टाइम में बन जाना चाहिए था। ठीक है, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, डेडलाइन फिक्स्ड होता है। दिस एजिलिटी इज़ अचीव्ड बाय रिमूविंग अननेसेसरी एक्टिविटीज़ दैट वेस्ट टाइम एंड एफर्ट, यानी कि इस एजिलिटी को हम लोग अचीव कर पाते हैं रिमूव करके उन अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को हमारे मॉड्यूल के अंदर से, जो वेस्ट कर रहे हैं टाइम और एफर्ट को फालतू में, तो उन लोगों को हटा देना। उनको हटा करके हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे काम करेंगे, जिसके कारण हमारा टाइम थोड़ा सा बचेगा, एफर्ट भी बचेगा, और फटाफट से इंक्रीमेंटल फॉर्म में हम लोग एक फिक्स टाइम बॉक्स में कस्टमर को प्रोवाइड करा पाएंगे उसका सॉफ्टवेयर। समझ में आया? तो ये था हमारा डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन बिटवीन सॉफ्टवेयर एसडीएलसी मॉडल्स। अजाइल मॉडल के बारे में आपने समझा, स्पाइरल मॉडल के बारे में समझा, इवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में समझा, प्रोटोटाइप मॉडल, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल के बारे में आपने समझा, एज वेल एज व्हाट आर द फेजेस ऑफ एसडीएलसी के बारे में आपने समझा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। और ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोशिश करें कि इसको जितना अच्छे तरीके से आप समझ पाओ, उतने अच्छे से वर्ड्स आपको मिलेंगे लिखने के लिए एग्जाम में, एल्स फिर ये सब कुछ रटने वाला बन जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक, तो आप कोशिश करो थोड़ा सा समझ के जाएँ, थोड़ा सा पढ़ के जाएँ, तो उसके बाद वहाँ पर लिखने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।